के बच्चों, अब हम लोग मेरे संग की औरतें जो कल पढ़ाया गया था उससे अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आइए अब उस पाठ में जो बचा है उसको हम लोग पढ़ें। आइए देखिए। हुआ करे, माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छनकर भरियो। अब चोर के हाथ का पी लोगी, आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा न रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा बकाया कि फिर लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। अब वह खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप उन बुढ़िया के बीच में अच्छी फंसी, उन दो बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी, उत्सुक हो रही थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। यानी जब लेखिका बीमार थी उसी समय देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर मुझे इंडिया गेट ले जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कांपती, लगातार रोती कांपती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोएगा। मेरी उम्र अब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलाती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे बरदर्श कराम जो उपन्यास पकड़ा गए और किताबें पढ़ने का मुझे शौक था। जो हम कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत समय नहीं थी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम करूं। उस वक्त बरदर्श कराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो मेरे बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा।
जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंक उस पुस्तक का प्रभाव इनके लेखन पर, इन रचनाओं पर भी पड़ा। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल लेखिका अवतार हुआ। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन, स्त्रीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर उसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घोसू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा तो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्र है। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जबाने को सुनी, उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचल। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचल और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव को लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गए। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में कुछ काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अगर घर के लोग पढ़ते तो उस पुस्तक के बारे में, उस रचना के बारे में इनसे बात करते, इनकी आलोचना भी होती, तो इससे वे बची रही। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात करता हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घूटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कूदते घूमते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरम्मा। धीरे धीरे बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल
सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है वरना नहीं, तो हम तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे अगर बीए पास कर जाओगी तो, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो जुगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह था कि वह हमारे माँ बाप की नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ हो कर रहता है, तो उसने बात को आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दी। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई और घरबार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हमसे भी एक सी रही। घरबार और परंपरा के तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हों, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक वहाँ मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने के लायक उम्र पर पहुंच रहे थे। वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों के राय पर मैंने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने के आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूँकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन
जनसंख्या कम थी, इसलिए स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी, गैर ईसाई बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार, अपना आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय कर लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार ने उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह वर्ष पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों से अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए, यानी प्रसिद्ध स्कूलों में इनके वहाँ पढ़े हुए, इनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे स्कूलों में दाखिला पाए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पर पाया। मेरे लेखन में जो शुरू हुआ, अब तक लिख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर जब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी सी बहन रेणु के मुश्किल मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले में बाढ़ आ जाती, पुलों के नीचे पानी भर जाता, तमाम यातायात ठप हो जाता। कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइल पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस उसे लेने आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था। स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। रेणु अकेले पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। सड़क पर पानी था, बरस नहीं रहा, तो रेणु ने 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर वह रेणु का मतलब नहीं था। रेणु का कोई मतलब नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने कहा ही था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इससे आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते हुए सुनसान शहर, मैं निबट अकेले अपने धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। मेरे संग की औरतें पाठ समाप्त हो गया। कल अब आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर लिखाए जाएंगे।